गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको संविधान का अगला टॉपिक लेकर चल रहे हैं। जैसे आपको हम बता भी चुके थे कि संविधान कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत बना था और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब आप कहेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय कैसे लगा? तो हम आपको बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरह से संविधान कुल मिलाकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को मतलब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। अब समय कितना लगा? इसके लिए 26 नवंबर 1949 में से अगर हम 9 दिसंबर 1946 को अगर घटाएंगे तो आपका आएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस तरह से संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। पुनः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और इस तरह से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने मिलकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसी समय हमारा तिरंगा झंडा भी घोषित हुआ, जनगण मन ये भी मतलब हमारा घोषित हुआ और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे भारत में क्या हो गया? लागू हो गया। इस तरह से इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भी, साथ ही साथ 63 लाख रुपए खर्च हुए। लगभग 63 लाख रुपए खर्च हुए। उस समय 63 लाख रुपया बहुत बड़ा धन था। आज तो 10 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग यहाँ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहली टॉपिक आज है संविधान सभा जब बनकर तैयार हुआ तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो संविधान बनकर तैयार होने के बाद 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद बनाए गए। ये देखिए, अनुसूचियाँ क्या होती हैं? जैसे सरकार के द्वारा कुछ विशेष रूप के फंडामेंटल बनाए गए, वही हमारी संविधान की अहम पॉइंट होती है। तो जिसमें 8 अनुसूचियाँ बनाई गई, 22 भाग का मतलब होता है एपिसोड, ठीक है। जैसे आप लोग कोई कार्यक्रम देखते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय एग्ज़ाम आया है और सबका ध्यान चला गया होगा ये सीरियल पे। जैसे जैसे हमारा परीक्षाएं नज़दीक आती हैं हम अपने ध्यान को सीरियल पर देते हैं। और आप देखते होंगे, कभी कभी देखे होंगे कि जैसे रामायण देखते हैं तो उसमें लिखता है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे लिखता है। ठीक उसी प्रकार संविधान के 22 भाग बनाए गए, अर्थात 22 भाग का मतलब 22 मोटी मोटी पुस्तकें बनाई गई, ठीक है। और उन पुस्तकों में 395 अनुच्छेद, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल, 395 अनुच्छेद बनाए गए और 22 भाग और उसमें 8 अनुसूचियाँ बनाई गई।
तो वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो इन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अगर वर्तमान में भाग की संख्या देखी जाए तो 22 से 25 हो गई है। कुछ भाग निरस्त कर दिए गए और कुछ भाग ला करके जोड़ दिए गए, ठीक है। उस तरह से अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो इस समय वर्तमान में 395 अनुच्छेद नहीं है, कम से कम 450 से ऊपर इस समय अनुच्छेद की संख्या हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या होती है? जैसे संविधान जब बनाई गई तो उस संविधान के अंदर कुछ ऐसे रूल्स नियम कानून रखे गए जो संविधान के भाग से अलग रखे गए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग 8 अनुसूचियां पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि जब संविधान हमारा बना उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इन अनुसूचियों की संख्या अब मिलाकर हो गई है कितनी? 12 हो गई है। पुनः भागों की संख्या 25 थी, लेकिन वर्तमान में 22 थी, लेकिन वर्तमान में हो गई इसकी संख्या 25 हो गई है। अब देखिए 395 अनुच्छेद थे, तो इन अनुच्छेद में अब सोच लीजिए कि कहीं न कहीं हर अनुच्छेद में हम लोग उसमें क्या करते हैं कि संशोधन करते हैं। जैसे संविधान सभा तो संशोधन नहीं की, लेकिन इस समय वर्तमान समय में जो हमारे भारत सरकार के जो 3 अंग इस समय वर्तमान में है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये जब भी किसी कानून को बदलना होता है या कुछ करना होता है तो 2/3 बहुमत से यानी उस अनुच्छेद में संशोधन करने का काम करती है। अब अनुच्छेद में संशोधन तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन 395 अनुच्छेद में उसमें मान लीजिए अनुच्छेद नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें अब 1 का ए, 1 का बी, सी, डी, ई, कभी कभी लोग 1 का क, ख, ग, घ, ग ऐसे यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अनुसूचियों की संख्या है 8, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई है। तो आज हम इस टॉपिक में 8 अनुसूचियों की संख्या पढ़ेंगे। तो देखिए पहली अनुसूची क्या है। देखिए पहली अनुसूची समझने के लिए भारतीय संविधान के अंदर जब बहुत सारे कानून बनाए गए तो उसमें अनुसूचियों में सबसे पहली अनुसूची लाई गई, यानी पहली अनुसूची लाई गई कि भारत में कितने राज्य रहेंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, ठीक है। तो पहली अनुसूची के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत के राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य एवं उनके कौन? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। देखिए जब भी कोई संविधान बनता है तो हमको मतलब ये अवगत होना पड़ता है कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जब भारतीय संविधान बनी तो उस समय भारत में 562 राजा थे और 562 राजा के क्षेत्र से हट करके जो जनता थी उन्हीं का नाम रखा गया था ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। संविधान सभा की बैठक हुई और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई। फिर उसके बाद से 9 दिसंबर के बाद अगला आपका 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, इस तरह से आपको ये भी बताया गया कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले हम लोग एक टेम्परेरी अध्यक्ष चुने जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हम एक अस्थायी अध्यक्ष पा गए जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हम संविधान सभा का एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया कि भारतीय संविधान की गठन किस प्रकार से होनी चाहिए। तत्पश्चात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, लेकिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया क्योंकि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे अपने अधिवेशन में एक प्रतिज्ञा लिया था कि भारतीय संविधान जब भी बनेगी, जब भी लागू किया जाएगा अगर भारतीय संविधान को, तो 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। अर्थात हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार जरूर किया गया,
लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया। तब जाकर के 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। जो हमारी कानूनी व्यवस्थाएं थी वह कानूनी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं एकदम एक सही ढंग से एक पटरी पर आती हुई दिखाई दी। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान को लागू किया गया, उस संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। जो 8 अनुसूचियां थी, आइए उन्हीं अनुसूचियों के बारे में हमने पहली अनुसूची में बताया कि जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो अपना किसी न किसी कानून को लागू करता है, और सारे कानून को फॉलो करने के लिए चाहे वो सरकारी मतलब अधिकारी हो या करें आम जनता हो या जो भी हो जन हो, तो वो लागू करते हैं। तो आइए उनमें सबसे पहले हमने देखे कि पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत के राज्य, देखिए उस समय भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ जनसंख्या थी, और 25 से 30 करोड़ जनसंख्या में लगभग 14 से 15 राज्य बनाए गए। भारत में लगभग 14 से 15 राज्य बनाए गए। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ तो उस समय 14 से 15 राज्य बनाए गए, और उसके बाद जिन क्षेत्रों की संख्या कम थी उनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे इस समय केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, पांडुचेरी है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब भारतीय संविधान बना तो उसमें भारत का एक राज्य बनाया गया और उसके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तत्पश्चात अब देखिए जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो सबसे पहले हर राज्य में कोई न कोई प्रशासक हम लोग नियुक्त करेंगे। जब राज्य में प्रशासक नियुक्त करेंगे तो बारी आ गई कि एक राज्य तो बन रहा है, लेकिन सबसे पहले उस राज्य का शासक कौन रहेगा, राज्य का सरकार कौन रहेगा, राज्य को एक नई दिशा कौन देगा। तो इसके लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हुई, ठीक है। लेकिन नियुक्ति होने से पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले हमें वेतन चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई क्षेत्र सौंप रहे हैं तो वह तो निःशुल्क तो देखेगा नहीं, और जब निःशुल्क नहीं देखेगा तो कहीं न कहीं उसका देख रेख करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को उसके जगह पर खड़ा किया जाता है। तो वहाँ पे बोल दिया गया कि राज्य अगर बन रहे हैं तो राज्य के अंदर कहीं न कहीं मतलब शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वह प्रशासनिक व्यवस्थाएं अर्थात सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो सरकारी कर्मचारी कब आएंगे, जब उनको हम वेतन देंगे तब ना। इस तरह से सबसे पहले पहली अनुसूची में केंद्र और राज्य रखे गए, लेकिन दूसरी अनुसूची में वेतन आया। दूसरी अनुसूची में क्या आया, वेतन, ठीक है। वेतन किनको आया, जो भी थे सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए क्या आया, वेतन आया। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या आया, वेतन आया, ठीक है। तो पहली अनुसूची में कितने राज्य रहेंगे भारत के अंदर, कितने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, इसका जिक्र किया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन लाया गया, ठीक है, कि जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं। मान लीजिए हम कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए बहुत सारी फार्म इस समय निकल रहे हैं वर्तमान समय में। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हर व्यक्ति एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। और सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण क्या है उसका, वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, देश की सेवा भी करना चाहता है, दोनों काम चाहता है। वो चाहता है कि देश की सेवा के साथ साथ उसे पैसे भी उतने ही अच्छे मिलें। और सरकारी कर्मचारी बनने के लिए सबसे पहले वो चाहता है कि पहले वेतन जानना। तो दूसरी अनुसूची में किसको रखे गया, वेतन, यानी वेतन और भत्ता। भत्ता का मतलब से वेतन के साथ साथ कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डीएम हो गया, ठीक है, तो वो मान लीजिए उसके लिए गाड़ी है, नौकर है, उसके बाद आवास की सुविधा है, ये सब भत्ते में आते हैं। कितना मोबाइल खर्च करता है, कितना आता जाता कहाँ जाता है, उसके वेतन तो अलग रहते हैं। लेकिन वेतन के अतिरिक्त जो भी सेवाएं मतलब सरकार की तरफ मिलती हैं वह उसका वेतन और क्या होता है, भत्ता होता है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतन रखा गया। तीसरी अनुसूची में शपथ रखा गया। क्या रखा गया, शपथ। शपथ में कितने अक्षर हैं, 3। देखिए शपथ, शपथ में कितने अक्षर हैं, 3। तो शपथ में जब 3 अक्षर हैं और कितने नंबर पर आ रहा है,
30 है। तो अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि अनुसूचियों में मतलब कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे 12। वर्तमान में आपकी अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो पूछेगा कि पहली अनुसूची के अंदर किसका जिक्र किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? भारत के राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश, कि भारत में इतने राज्य रहेंगे, इतने केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। फिर पूछेगा दूसरी अनुसूची में क्या रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? वेतन। किसके वेतन? सरकारी कर्मचारियों के, या केवल सरकारी कर्मचारी का मतलब समझते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब इनके लिए वेतन की सुविधा की गई। तीसरी अनुसूची में अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या है? शपथ, यानी तीसरी अनुसूची में शपथ को रखा गया। ठीक है, किनका शपथ लेना है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए शपथ की व्यवस्था। उसके बाद चौथी अनुसूची में, यह देखिए चौथी अनुसूची जब आएगा तो यह है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। देखिए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब आप समझ लीजिए कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा ये क्या होता है सर? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा समझ लीजिए कि भारत में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में, लेकिन देखिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। तो लोकसभा में जो 545 सदस्य हैं वह डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर जाती हैं। ये जो सदस्य संख्या है यह डायरेक्ट किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। लेकिन जो 245 सदस्य हैं इनको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में आप जान लें कि उत्तर प्रदेश में 403 मतलब विधानसभा सीटें हैं। 403 विधानसभा सीटों में 31 सदस्य राज्यसभा के अंदर आते हैं। राज्यसभा के अंदर 31 सदस्य जाने का मेन कारण होता है कि कहीं न कहीं राज्यसभा इसलिए जाता है कि कहीं न कहीं लोकसभा के अंदर किसी प्रकार का मतलब ये गलत चीज़ें न हो, यानी किसी प्रकार का मतलब जिसको कहते हैं तानाशाही न हो, यह सरकार सही ढंग से चले, इसलिए राज्यसभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो 245 सदस्यों में अकेले उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य इसमें सम्मिलित हैं? 21। कितने हैं? 31। ये 31 सदस्य कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। तो चौथी अनुसूची में रखा गया कि हर प्रदेश से कुछ न कुछ सदस्य संख्या किस में भेजा जाएगा? राज्यसभा में। तो उत्तर प्रदेश से कितने लोग उसमें प्रवेश करते हैं? इसमें 31 सदस्य। ठीक है, बाकी किसी प्रदेश से 24 हैं, किसी से 21 हैं, किसी से 15 है, किसी से 8 है, किसी से 10 है, किसी से 2 है। कुल मिला जुला करके इनकी संख्या कितनी होती है? 245। ठीक है, तो इस तरह से पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में क्या रखा गया? वेतन, कि कौन सा कर्मचारी कितना वेतन पाएगा। तीसरी अनुसूची में 3 नंबर पर देखिए 3 अक्षर में क्या है? शपथ। ठीक है, जितने भी कर्मचारी रहेंगे उनको शपथ लेना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक, ठीक है, मैं इस देश में अगर मान लीजिए अगर कार्य करूँगा तो मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से कार्य करूंगा, यही शपथ लेना। सब लोग शपथ लेते हैं। उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य के कितने सीट रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और हम बता दें कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा तो हुआ, जैसे राज्यसभा के अंदर 245 सदस्यों में 31 सदस्य केवल उत्तर प्रदेश के जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कुछ ऐसे राज्य हैं कि जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है लेकिन वहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सरकार ये कहा, जब समझ लीजिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान के अंदर पहले से बन चुका था कि जब भी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा, ठीक है, तो इस समय जो सीटों का बंटवारा हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन यानी 1926 में 1926 में
पुनः राज्यसभा की सीटों का बंटवारा पुनः तुरंत मतलब रिफ्रेश किया जाएगा। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या कम है, जनसंख्या कम है, लेकिन वहाँ सीटों को अधिक दे दिया गया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत हाई फाई है, लेकिन वहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसलिए कब, यहाँ एक रूल बहुत शानदार रूल्स है, पूछता है कि संविधान के अंदर राज्यसभा के सीटों का बंटवारे में कब थोड़ा बहुत बढ़ोतरी किया जाएगा या कम या बढ़ोतरी किया जाएगा, तो आपका डेट है कौन, 1926 में। इस समय 1922 चल रहा है, यानी यह 1922 का आखिरी महीना चल रहा, दिसंबर। आज आपका 20 दिसंबर है कि नहीं है, 1922। और आने वाला जो समय है यानी 1923, 24, 25, 26, अब समझ लीजिएगा कि 1926 में जाकर के जो राज्यसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य जाते हैं, उनकी संख्या 40 से 45 भी बढ़ सकती है। लेकिन उसके बीच नहीं, उसके बीच डिस्पैच कर दिया गया है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कभी हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य अगर राज्यसभा में जाते हैं तो 31 ही जाएंगे, 32 कभी नहीं होंगे, 33 कभी नहीं होंगे, 26 कभी नहीं होंगे। यह कब होंगे, कब, 1926 में एक बार संसद की पुनः बैठक होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कुछ राज्यों की संख्या घटी है, कुछ राज्यों की संख्या बढ़ी है, तो उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इस तरह से आपका समझ लीजिए कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। उसके बाद हम चलते हैं आपका 5वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची के अंदर क्या है, 5वीं देखिए प से 5, ठीक है, और 5 कैसे लिखते हैं, 5 देखिए ऐसे, एससी एवं एसटी, एससी एवं एसटी। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, एससी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो एससी एवं एसटी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था। देखिए एससी एवं एसटी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था, विशेष आरक्षण की व्यवस्था। आप ये भी जानते होंगे कि भारत में कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अगर पद निकलता है तो उसमें मान लीजिए अगर 100% है, कोई पद क्या परसेंट है, 100%, तो इन 100% में कैसे कैसे बंटवारा किया गया है। 50% ये जनरल के लिए, किसके लिए, जनरल, 50% किसके लिए, जनरल की। उसके बाद 27% आपका है ओबीसी, कौन है, ओबीसी। उसके बाद 21% किनका है, एससी, और 2% कौन है, एसटी है, ठीक है। ये इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। तो भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब भी भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर पद निकलता है तो उसमें 50% जनरल रखे जाएंगे, 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% कौन रखे जाएंगे, एसटी। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जैसे अनुसूचित जनजाति का मतलब जान लीजिए थारू, क्या होते हैं, थारू, नहीं कहते हैं ना करवल ये वो बोलते हैं लोग, तो ये थारू वाले होते हैं जो कभी इस गांव में कभी उस गांव में देखते होंगे तंबू अपना बना करके उसमें रहते हैं। उनके लिए क्या % की व्यवस्था है, 2%। 21% एससी का मतलब हरिजन, और उसमें बहुत सारी जातियां उसमें आती हैं। उसके बाद 27% ओबीसी, और जनरल यानी क्या %, 50%। इस तरह से भारतीय संविधान आज भी बहुत सुचारू रूप से मतलब कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपका समझ लीजिए कि 5 अनुसूचियां हमने बता चुका आपको, ठीक है। पहली अनुसूची में हमने किसका चर्चा किया, भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, यानी किन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। तीसरी अनुसूची में शपथ, देखिए 3 नंबर पर है ना, 3 अक्षर में क्या है, शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा के अंदर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से कितने लोग जाते हैं,
31। अभी जस्ट हम चर्चा किए उत्तर प्रदेश से, मैं बिलोंग भी करता हूं, उत्तर प्रदेश का बात भी कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2 सदन चलता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा की सदस्य की संख्या 403 है और विधान परिषद एक चलता है जिसकी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो विधान सभा के जो 403 सदस्य हैं, इन 403 सदस्यों से हो करके अप्रत्यक्ष रूप से ये अपने में चुन करके राज्यसभा के अंदर 31 लोग जाते हैं। इसी तरह हर राज्य से 10, 5, 15, 20, 25 जाते हैं और इनकी संख्या राज्यसभा में जाकर कितनी हो गई है, 245। ठीक है, और जो लोकसभा में जो 545 पढ़ते हैं तो उसे 545 में 2 तक 45 ही चुनाव लड़के जाते हैं, 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो ऐड होते हैं। बताएंगे हम अपने अगले वीडियो में, आपको समझाएंगे उसका ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके बताएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देखेंगे एससी एवं एसटी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था। आपकी 6वीं अनुसूची देखिए, 6वीं अनुसूची, ये 6वीं अनुसूची क्या है, इसमें पूर्वोत्तर राज्य, एक राज्य होता है पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष व्यवस्था। देखिए पूर्वोत्तर राज्य जैसे ATM स्क्वायर, एक फार्मूला है ATM स्क्वायर, माइंड करेंगे इसको। देखिए 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष व्यवस्था। आप पूर्वोत्तर राज्य जानते होंगे, जब भारत का नक्शा बनता है, ऐसे बनता है नहीं बनता है ऐसे नक्शा, तो नक्शा बनता है तो इस साइड में देखेंगे ना, इस साइड में ऐसे हो करके ऐसे कुछ राज्य हैं, इधर आते नहीं आते बताइए। जैसे हमारे हम इस तरह खड़े हैं और भारत का मैप हम बना रहे हैं, तो इस साइड में जो निकला हुआ भाग है, जैसे यहाँ पतला करके ऐसे नहीं निकला हुआ है, इसमें 7 राज्य हैं। ठीक है, जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। कौन सिस्टर? 7 सिस्टर। उन 7 सिस्टर्स में 4 सिस्टर यहाँ ले लिए। ठीक है, सिस्टर का मतलब बहन मत समझिएगा, सिस्टर का मतलब राज्यों के नाम। देखिए ATM स्क्वायर, ए का मतलब होता है आसाम, ए का मतलब क्या होता है आसाम, टी का मतलब होता है क्या, त्रिपुरा, टी का मतलब क्या होता है त्रिपुरा, और एम स्क्वायर का मतलब मेघालय और मिजोरम, मेघालय और कौन, मिजोरम। तो यहाँ बोलिए ए का मतलब आसाम, टी का मतलब त्रिपुरा और यम स्क्वायर का मतलब, यम का मतलब डबल ना, मेघालय और मिजोरम। बात समझा ना, यहाँ यम का मतलब मणिपुर नहीं लेंगे, यम का मतलब महाराष्ट्र नहीं लेंगे। ठीक है, यम का मतलब, यम स्क्वायर का मतलब डबल यम, जानते होंगे मैथमेटिक्स वाले तो इसमें बैठे ही हैं, जानते होंगे। यम स्क्वायर का मतलब यम इंटू यम, एक यम का मतलब मिजोरम और दूसरे का मतलब मेघालय। ठीक है, तो ATM स्क्वायर। जब कोई पूछता है कि भारतीय अनुसूचियां में, यानी आपकी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्या है, तो ये 5वीं 6वीं दोनों एक ही है, क्योंकि सबसे अधिक SC और ST क्षेत्र वाले यहाँ इन पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करते हैं। भारत में अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा SC ST की बात किया जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। तो 4 राज्यों के लिए सरकार विशेष व्यवस्था की, क्योंकि ये 4 राज्य ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में थे कि जहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी। ये लोगों का जीवन जीना, रहन सहन, खान पान कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर जब अनुसूचियां बनाई गई तो इन 4 राज्यों को विशेष व्यवस्था के अंदर रखा गया। कौन कौन? ATM स्क्वायर, ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, यम स्क्वायर का मतलब मेघालय और मिजोरम। अभी देखिए 3 राज्य और छोड़ दिए हैं, 7 सिस्टर हैं वो, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 7वीं में रखा गया सूची। 7वीं में क्या रखा गया? सूची। देखिए 7वीं 100 से 7, 100 से 7वीं और 100 से क्या? सूची। अब इन सूचियों के अंदर 3 रखा गया। नंबर 1 रखा गया यानी संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची। ये संघ सूची रखा गया। दूसरा रखा गया राज्य सूची। कौन सूची? राज्य सूची। और तीसरा रखा गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में पहले कितने विषय थे? संघ सूची में पहले 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, समझिए। संघ सूची के अंदर 97 विषय थे, लेकिन इन विषयों की संख्या अब हो गई है 100। अब संघ सूची में कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। विषय का मतलब समझते हैं, यानी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा और
राज्यसभा। नई दिल्ली की बात करें, देखिए जब भी संघ सूची की बात आवे, संघ की बात आवे, तो ये समझ लीजिए कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली का मतलब यानी हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। अर्थात इस वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, इसमें दिल्ली में है। और दिल्ली में बैठने का मतलब है कि केंद्र सरकार। कौन सरकार? केंद्र। तो इसी को हम संघ सूची को हम केंद्रीय सूची भी बोलते हैं। यानी सरकार जो बैठी है पूरे भारत में, जो गवर्न कर रही है दिल्ली में, उन सरकार के अंदर 97 विषय पहले दिए गए थे। जब संविधान बना तो कितने विषय? 97। लेकिन इस विषयों की संख्या कितनी हुई है? 100 विषय। मैंने समझ रहे हैं, यानी केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बनाने का उसको क्या है? अधिकार है। वह कभी भी सरकार चलाते समय इन 100 विषयों में अदला बदली कर सकता है, कानून बना सकता है। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और सभी राज्यों को सबसे पहले इनकी संख्या थी 47। इनकी संख्या मतलब पहले 66 थी। कितनी थी? 66। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 66। लेकिन 66 से अब घटाकर कितना कर गया? 61। कितना कर गया? 61। यानी कहने का मतलब है कि राज्य सूची को पहले 66 विषय दिए गए थे। किनको? राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब राज्यों को 66 विषय दिए गए थे। यानी 66 विषयों पर आप कानून बना सकते हैं। कानून का मतलब क्या? कोई भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या घटा के कितनी कर गई? 61, ठीक है। और यहाँ समवर्ती सूची, इनकी संख्या पहले थी 47। कितनी थी? 47। पहले 47 विषय थे, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 52। कितनी हो गई है? 52। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी 7वीं सूची में सूची रखा गया। इसमें सूचियों में 3 प्रकार की सूची थी। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा कौन सूची? समवर्ती। संघ सूची में संख्या कितनी थी? 97। इस समय वर्तमान में कितनी हो गई है? 100। राज्य सूची की संख्या कितनी थी? 66। इस समय कितनी हो गई? 61, ठीक है। और समवर्ती सूची जिनकी संख्या थी 47, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 52। ये सूचियां क्या होती हैं? जैसे प्रधान होते हैं ना, तो प्रधान का अधिकार अलग होता है। अभी उसी में कोई बीडीसी होता है, उनका अधिकार अलग होता है। जैसे प्रधान कोई काम धाम कराता है, कोई नियम कानून बनाता है, तो गांव के अंदर करता है। गांव के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर प्रधान काम कराता है। प्रधान गांव के अंदर का काम कराता है, लेकिन गांव से बाहर जो सड़कें जा रही हैं, जैसे खेत की तरफ सड़कें गई हैं या पुलिया है, कुछ है, इनका काम कराता है कौन? बीडीसी। जो बीडीसी होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठीक है। उसी तरह भारत में भी जैसे जो संघ सूची होता है 97 विषय से 100 विषय कर दिया गया। यह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चाहे और जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे और उनके जो मंत्री हैं, उनको 100 विषय दिया गया। 100 विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में पहले 61 विषय थे, लेकिन इनके विषयों की संख्या कितनी होगी? 66। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 पहले विषय थे, लेकिन इनके विषयों की संख्या कितनी होगी? 52, ठीक है। इसमें प्रश्न कर सकता है कि वर्तमान समय में यानी केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय की संख्या है? 52, ठीक है। और राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 61। अब देखिए पहले 66 थे, लेकिन 61 क्यों हो गए? पहले जैसे शिक्षा को, वन को, दहेज को पहले किसमें रखा गया था? राज्य सूची में। तो ज्यादा से ज्यादा अपराध बढ़ते जा रहे थे। देखिए शिक्षा को रखा गया था तो स्कूल बहुत जर्जर थी, पहले शिक्षा को केंद्र सूची के अंदर रखा गया। तो जब शिक्षा को केंद्र सूची के अंदर रखा गया तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ अपने मंत्रियों के द्वारा किसी गाँव के विद्यालयों का देखरेख कर पाएंगे? प्राइमरी स्कूल। शिक्षा का मतलब प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल। यानी सरकारी स्कूल का जो भी कामकाज था वह कौन सरकार देखता था? संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के अंदर आ रहा था। तो समझ लीजिए बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी थे जो पैसे केवल खाते थे, स्कूल कहीं और चलता था, वो कहीं और रहते थे, केवल वेतन लेना चाहते थे। तो वहाँ पर निश्चय लिया गया कि अब केंद्र सरकार शिक्षा का देखरेख नहीं करेगा, सरकारी स्कूल का देखरेख केंद्र सरकार नहीं करेगा। अब कौन करेगा? राज्य सरकार। जब राज्य सरकार के पाले में शिक्षा को डाला गया तो राज्य सरकार की भी वही रवैया रही। शुरू में राज्य सरकार सोच रहा था कि हम विद्यालयों को एक डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन राज्य सरकार की भी पोल कब खुली कि जब अध्यापक तो थे
अध्यापक की विद्यालय जाते थे, लेकिन अपना अटेंडेंस दे करके वो न जाने कहाँ कहाँ घूमते थे, बच्चे उसी इधर घूमते थे। ठीक है, तो राज्य सूची के अंदर भी देखा गया कि इसमें सरकारी विद्यालयों की दशा बहुत खराब चल रही है, तो राज्य सूची से हटा करके इस शिक्षा को किस सूची में डाला गया? समवर्ती सूची। समवर्ती यानी समान रूप से। समवर्ती सूची का मतलब होता है एक ऐसे विषय जिस पर कानून केवल कोई एक सरकार नहीं बना सकती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों बैठक करेंगे तब जाकर के समवर्ती सूची के किसी विषय पर हल होगा। तो स्कूल को इस समय किस में डाला गया है? समवर्ती, यानी शिक्षा को, वन को, दहेज को। देखते हैं ना आज तमाम कुछ दहेज के लोग भी अगर किसी लड़की को जला देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो लोग कहते हैं कि इन तक आजीवन एकदम सजा इनको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी कभी छूटते नहीं है। कहीं लकड़ी काट दीजिए किसी जंगल में, पता चलेगा इतना धाराएं लग जाएंगी ना कि आपका जिंदगी भर एकदम समझ लीजिए उस धाराओं को लड़ते रह जाएंगे, मुकदमा लड़ते रह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, यानी किस सूची के अंदर है? समवर्ती। यानी वन को, जंगल को, दहेज को, शिक्षा को, बहुत सारा ऐसे विषय हैं कि जो किसके अंदर डाला गया है? समवर्ती सूची के अंदर। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन विषयों का समाधान जानते कब होगा? जब केंद्र सरकार और कौन सरकार? राज्य सरकार। जब दोनों एक जगह बैठेंगे तब जाकर के किसी अपराधी को छूट मिलेगी या सजा को कम होता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार कह दे कि मतलब मैं इनके सजा को माफ कर सकता हूं तो इम्पॉसिबल। जब तक केंद्र सरकार नहीं आता है तब तक राज्य सरकार समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर फैसला नहीं ले सकता। लेकिन राज्य सरकार अगर नहीं पहुंचता है तो केंद्र सरकार अकेले फैसला लेगा? केंद्र सरकार किसी भी विषय पर फैसला ले सकता है समवर्ती सूची के, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार नहीं ले सकता है। ठीक है, अब देखिए 8 में होता है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज मैंने होता है भाषा। लैंग्वेज में क्या होता है? भाषा। तो 8वीं सूची में भाषा रखा गया। क्या रखा गया? भाषा रखा गया ना। इस समय भाषाओं की संख्या पहले 14 थी। पहले कितनी थी? 14 थी, लेकिन 14 से बढ़ा करके, ठीक है, अब इसकी संख्या कर दी गई है 22। कितनी की गई है? 22। यानी भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, यानी 22। अब आइए थोड़ा सा रिवाइज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे पहली अनुसूची पे। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य उनके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन होता है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। देखिए 3 नंबर पे आता है शपथ हो गया। ठीक है, किसकी कौन शपथ? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा क्या लिया जाना? शपथ दिया। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। यानी राज्यसभा के सीटों का बंटवारा माने मतलब राज्यसभा के अंदर किस राज्य से कितने लोग जाएंगे वहाँ, जो 245 है ना, तो उनके लिए रखा गया। 5वीं अनुसूची में SC ST के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था कि किस कास्ट के लिए कितनी आरक्षण दी जाएगी। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था। अब पूर्वोत्तर राज्यों में यही लोग रहते हैं SC ST वाले से रिलेटेड है। मतलब ATM स्क्वायर का मतलब आसाम, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, 7वीं से क्या है? सूची। कई प्रकार की सूचियां हैं? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद 8वीं में क्या है? भाषा। पहली भाषा 14 थी। ठीक है, उसके बाद कितनी हो गई है? 22। ये 22 भाषाएं हैं। और जानते हैं कि भाषा जो है मतलब हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वो हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, एक राजभाषा है। क्या है? एक राज्य भाषा। इसलिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा का मतलब वो होता है कि जो पूरे राज्य में वही भाषा बोली जाए। अभी देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोल रहे हैं, अभी बिहार में चले जाएंगे तो भोजपुरी लोग बोलेंगे, बिहारी बोलेंगे। पंजाब में जाएंगे तो क्या हिंदी बोलेंगे? पंजाबी बोलेंगे। तमिलनाडु में तेलुगु बोलेंगे, मलयालम कोई बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, कोई कन्नड़ बोलते हैं ना। यानी भारत में विभिन्न भाषाएं हर राज्य में बोली जाती हैं। इसलिए भाषा को हम कभी राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राजभाषा। यह एक राज्य की भाषा है और यहाँ हर धर्म का समान रूप से मतलब अधिकार भी है। वो अपना कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जाति धर्म से कुछ किसी लिंग से लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हमारा वीडियो आज यही रुक जाता है। कल के वीडियो में पुनः
आपके सामने हम रखेंगे, यानी 9वीं 10वीं 11वीं, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन उठाता है सूची नंबर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सूची। ठीक है, कब बना था, कितना संशोधन हुआ था, किस सन में बना, क्या क्या बना, इसके जानकारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।